हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मगध स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप सभी का है ना, ये लेक्चर नंबर 2 है क्लास 11th का, ठीक ना। क्लास 11th के लिए है ना, अध्याय 1, जिसका नाम है रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, ठीक ना। और इसमें हम मूल रूप से 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, द्रव्य की प्रकृति और इसका महत्व, है ना। और उसके बाद है पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक ना। पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में मूल रूप से बात करेंगे, ठीक ना। आपको इससे पहले हम पहले लेक्चर में बता दिए हैं, लेक्चर 1 में, ठीक ना। जितने भी चीज़ बताए हैं उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक ना। जिसमें हम विज्ञान के बारे में, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, है ना, रसायन विज्ञान, ठीक ना, कितने भाग हैं इनके बारे में बताए थे, ठीक ना। रसायन शास्त्र विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं थे, इनके बारे में बताए थे, ठीक ना। उससे पहले वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको भी प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक ना। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ बताए हैं, ठीक ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। द्रव्य की, है ना, क्या लिखा हुआ है, द्रव्य की प्रकृति और इसका महत्व, है ना। द्रव्य की क्या प्रकृति है और इसका महत्व क्या है, ठीक ना, इसके बारे में समझिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ या द्रव्य, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैटर, ठीक ना। पदार्थ या द्रव्य अंग्रेजी में कहते हैं मैटर, MATTER, मैटर, ठीक ना। और इसका परिभाषा किस प्रकार से हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक ना। दुनिया में कोई भी वस्तु हो, है ना, कहीं भी वस्तु रखा हुआ है तो वह स्थान घेरती है। कोई भी वस्तु आप कहीं भी रख दीजिएगा, जितना उसका जो एरिया होगा उतना वो स्पेस लेगी ही लेगी, यानी कि स्थान घेरेगी, ठीक है, स्थान घेरती है। तथा जिसमें भार होता है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें भार नहीं होता है। दुनिया के हर एक वस्तु में भार होता है, ठीक ना, यानी कि वजन होता है। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, लकड़ी का टहनी एक लीजिए कोई भी, है ना, तो उसमें क्या होता है, भार होता है। इंसान, है ना, इंसान मतलब क्या हो गया, ठीक ना, इंसान जैसे कि हम आप हैं, कोई भी है, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है, भार होता है। यानी कि आपका कितना केजी वजन है, मेरा कितना केजी वजन है। मान लीजिए आपका वजन कितना है, 40 केजी, ठीक ना, मेरा 50 केजी है, ठीक ना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपके अलग अलग, है ना, जितने भी वस्तु हैं सबके अलग अलग भार होते हैं, ठीक ना। जैसे कि हवा, हवा में भी भार होता है, ठीक ना, पानी, etc। अब हवा कहीं, हवा में भार कैसे होगा, हवा कैसे तोलेंगे, जैसे कि हम बता देते हैं आपको एक एग्जाम्पल में। गुब्बारा ले लीजिए, ठीक है ना, गुब्बारा, गुब्बारा में क्या होता है, वजन होता है। कैसे होगा, गुब्बारा में हवा भर दीजिए, उसमें अब उसको तोलिएगा तो कुछ न कुछ भार होगा, ठीक ना। इस प्रकार से हवा में भी भार होता है, ठीक ना, एग्जाम्पल में बताए हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा है, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, अवस्था के आधार पर, ठीक ना। अवस्था के आधार पर क्या है, तो 2 भाग है, ठीक ना। पहला भाग है आपका, है ना, पहला भाग क्या है, भौतिक अवस्था, क्या है, भौतिक अवस्था है, ठीक ना। पहला अवस्था क्या है, भौतिक अवस्था है। और दूसरा क्या है, रासायनिक अवस्था, क्या है, रासायनिक अवस्था। यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण अवस्था के आधार पर कितना है, तो 2 भाग है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, ठीक ना, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो आइए, अब पदार्थ का वर्गीकरण, पहले ये ग्राफ से आप समझिए कि पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, यानी कि बांटा गया है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको ग्राफ के माध्यम से समझाए हैं, ठीक ना, और बताने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। देखिए पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक, इंग्लिश अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ, ठीक ना। तो देखिए पदार्थ को हम कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। पहला भाग है भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण, ठीक ना। रासायनिक वर्गीकरण क्या है, सो समझिए पदार्थ को। रासायनिक वर्गीकरण में देखिए सबसे पहला है 2 भाग में बांटे हैं रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार। पहला भाग है आपका, है ना, क्या है, शुद्ध पदार्थ, क्या है, शुद्ध पदार्थ, ये पहला भाग है, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग क्या है, इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है, मिश्रण, ठीक ना। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रण, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, तत्व एवं यौगिक, ठीक ना, तत्व एवं यौगिक, तत्व और यौगिक, ठीक ना। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण, है ना, और विषमांगी मिश्रण, ठीक ना। चलिए अब यहाँ शुद्ध पदार्थ में आइए, तो तत्व में देखिए
और यौगिक में देखिए दोनों को फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व। तत्व कितने भाग हैं? धातु, अधातु और उपधातु, ये क्या है? तत्व है, ठीक ना। ये तत्व हो गया। जैसे आप पढ़ते हैं ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, बोरॉन, ये सब क्या है? तत्व है, ठीक ना। धातु, ठीक ना। और उसके बाद क्या है? धातु और उपधातु, ठीक है। इसके बारे में आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन सी धातु हैं, कौन अधातु हैं, कौन उपधातु हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझाएंगे, ठीक ना, आगे। तो उसके बाद यौगिक है। यौगिक के भी दो भागों में बांटा गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, आपको दिखाते हैं। पहले देखिए यौगिक है, यौगिक के दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक ना। ये हो गया, ठीक ना, यौगिक, ये हो गया भाग। उसके बाद आइए इधर भी देख सकते हैं आप, भौतिक वर्गीकरण के अनुसार में जो है पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका ठोस, द्रव्य और गैस, है ना। भौतिक वर्गीकरण के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है पदार्थ को? तीन भागों में, ठोस, द्रव्य और गैस। ये क्या है? मूल है। किसका मूल है? तो भौतिक वर्गीकरण का, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक ना। ये मूल है, ठीक ना, पदार्थ का। तो इसी में देखिए आप ये तीनों मूल मिला करके दो भागों में इसको एक अलग नाम दिया गया है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट, ठीक ना। इसके बारे में आपको आगे डिटेल में समझाते हैं ये क्या है, ठीक ना। प्लाज्मा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट क्या है, ठीक ना। इसके बारे में डिटेल से आगे समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिचय, ठीक ना। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय। परिचय के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य, मैटर तथा ऊर्जा, एनर्जी में बना है। यानी कि कहने का अर्थ है ब्रह्मांड यानी कि, ठीक ना, जितने भी है ब्रह्मांड यानी कि पूरे दुनिया में, ठीक ना, दुनिया कह सकते हैं, जितने भी है सूर्य, तारे, पृथ्वी, सभी मिल करके, ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड क्या देता है हमें? ऊर्जा, है ना, द्रव्य तथा ऊर्जा से बना हुआ है। सभी में कुछ न कुछ भार है और सभी का अपना अपना कुछ न कुछ ऊर्जा है, ठीक है। सभी में क्या है? कुछ न कुछ भार है या सभी में अपना अपना कुछ न कुछ ऊर्जा है, ठीक है। द्रव्य ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला कारक है। द्रव्य क्या है? ब्रह्मांड का निर्माण करने का क्या है? कारक है। जबकि ऊर्जा इसकी क्रियाओं को संचालित करने वाला कारक है। यानी कि द्रव्य में जितने भी प्रकार की ऊर्जा होता है वो क्या करते हैं? संचालित करते हैं, ठीक ना, वो चलाने का काम करते हैं, ठीक ना। कोई भी, है ना, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ग्रह, उपग्रह, ठीक ना, कुछ भी है, ठीक ना, सभी को चलाने का काम क्या करता है? ऊर्जा काम करता है, ठीक ना। द्रव्य का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। द्रव्य का निर्माण कैसे होता है? अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के होता है। ये कण परमाणु या तत्वों में आयनिक यौगिकों में, ठीक ना, अथवा अणु यौगिकों में हो सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ जाना है इस प्रकार से कि जितने भी प्रकार के है ना संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी है उसमें क्या है? वो द्रव्य है, द्रव अवस्था में है, ठीक ना, यानी कि मैटर है, पदार्थ कह सकते हैं, और उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा होता है, ठीक ना। ये इस प्रकार का जो है क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए कैसे बना है, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक ना, कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही था इस परिचय में। आगे देखते हैं। आगे है आपको देख सकते हैं और है एक परिचय इसी में, ठीक ना, इसके बाद वाला। तो इसमें है, ये कण एकांकी नहीं रहते वरन हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे द्रव्य के घटक में असंख्य घटक कण कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं तथा इन कणों के मध्य कार्य करने वाले अंतरा कणीय बल इन्हीं एक विशिष्ट भौतिक अवस्था प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली द्रव्य की तीन सामान्य भौतिक अवस्थाएं हैं, ठीक ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सामान्य कितने हैं? देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ, इस लाइन को देखिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाली द्रव्य की तीन, है ना, तीन सामान्य भौतिक अवस्थाएं हैं। इसके बारे में हम आपको ग्राफ में बताए हैं। तो क्या है? ठोस, द्रव्य तथा गैस, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है ठोस, द्रव्य और गैस का चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर हम दिखा दिए हैं, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं और यहाँ पर आप
फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या बताए हैं पॉइंट में, कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली द्रव्य की 3 सामान्य अवस्थाएं है, ठोस, द्रव तथा गैस। वही बात है और इसको हम फिगर में इस प्रकार से समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए, ये है सॉलिड यानी कि ठोस, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, ठोस, ठीक है। और ये है लिक्विड यानी कि द्रव, ठीक ना, ये द्रव हो गया यानी कि पानी है, ठीक ना। और ये पानी में देखिए क्या बर्फ का रूप ले लिया है, तो क्या हो गया, ठोस हो गया। ये क्या है, इसका कण जो है बहुत ही नजदीक नजदीक है, दूर दूर नहीं है, ठीक ना, अंतरा कणीय बल, ठीक ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस, ठीक ना, गैस, ठीक ना। ये है आपका द्रव की 3 सामान्य, है ना, भौतिक अवस्था। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। और आगे हम आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, उसी फिगर को हम अलग तरीके से बता रहे हैं, ठीक। देखिए वही बात है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये नीचे वाला, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ है सॉलिड, है ना, यहाँ क्या है, सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ गैस है। तो एक चीज़ आपको इसमें कुछ ना कुछ अंतर नजर आ रहा होगा कि देखिए सॉलिड का जो है अंतर कणीय बल क्या है, नजदीक नजदीक है, बहुत बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक, सटा सटा हुआ, देखिए कितना सटल है। लेकिन उसके बाद लिक्विड में देखिए क्या है, पसरा हुआ है, थोड़ा दूर दूर है, ठीक ना, थोड़ा दूर दूर है। एक कंटेनर तो सभी एक ही साइज का है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर गैस, गैस में कितना है, बहुत हटा हटा हुआ है, इसका कण क्या है, बहुत हटा हटा हुआ है, गैस बहुत दूरी दूरी पर है ना। तो इस प्रकार से अब इसमें अंतर समझ सकते हैं, ठीक ना, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या अंतर होते हैं, ठीक ना। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे आपको और डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर गुणधर्म के बारे में भी देख लेते हैं। ठोस, द्रव और गैस। तरल मतलब क्या हो गया, द्रव, ठीक है, यहाँ द्रव भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गुणधर्म देखिए, ठोस का क्या होता है, निश्चित आकार, किसका होता है, ठोस का। तरल का निश्चित आकार होता है, नहीं होता है। तरल जिस बर्तन में आप रखिएगा तरल का उसी का आकार ले लेगा। मान लीजिए आप क्या करते हैं, गिलास में रखिएगा, मान लीजिए पानी, तरल लेंगे, द्रव, ठीक ना, पानी एक क्या है, द्रव है, द्रव पदार्थ है। उसको आप गिलास में रखिएगा तो गिलास का आकार ले लेगा, ठीक ना। आप बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी का आकार ले लेगा। यानी कि उसका आकार जो है निश्चित नहीं है, किसका नहीं है, तरल का आकार। यानी कि ठोस का तो है लेकिन तरल का नहीं है, गैस का भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अनिश्चित आकार, ठोस का क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, ठोस का आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। और तरल क्या होता है, इसका भी अनिश्चित होता है, जिसमें बर्तन में रखिएगा उसी का आकार ले लेगा। यानी कि इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, निश्चित आकार नहीं होता है। उसका गैस का तो नहीं होता है, ठीक है, अनिश्चित आकार या निश्चित आकार, ठीक है। आकर्षण बल, ठोस में क्या होता है, प्रबल होता है, यानी कि मजबूत होता है। आकर्षण बल क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तरल में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक ना। उसके बाद गैस में आकर्षण बल क्या होता है, नहीं के बराबर होता है, ठीक, नहीं के बराबर होता है आकर्षण बल, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ है खिंचाव नहीं होता है, ठीक है। और ये ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, किस तरल में, इसमें हल्का खिंचाव होता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अगला पॉइंट, पदार्थ के बहने फलों के गुण के आधार पर द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दृढ़ यानी कि रिजिड तथा दूसरा तरल फ्लूइड में बांटा गया है, ठीक है। द्रव को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, दृढ़, है ना, और तरल। यानी कि किसके आधार पर, बहने के, किस प्रकार से यह पदार्थ फ्लो करता है, ठीक ना, बहता है, उसी के आधार पर बांटा गया। एक को तरल माना गया है और एक को दृढ़, रिजिड। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आगे हैं, ठोस पदार्थ दृढ़ कहलाते हैं क्योंकि इनमें बहने फ्लो का गुण नहीं होता है, ठीक है। ठोस पदार्थ दृढ़ कहलाते हैं क्योंकि इसमें बहने का गुण नहीं होता, यानी कि ये फ्लो नहीं होता है, ठीक ना, फ्लो नहीं करता है। जबकि द्रव तथा गैस को संयुक्त रूप से तरल फ्लूइड कहा जाता है, संयुक्त रूप से, ठीक ना। यानी कि ठोस तथा गैस को तरल के रूप में माना जाता है, ठीक है,
क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है, द्रव में और गैस में भी बहने का गुण होता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं क्या लिखा है, भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाला कारक। भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाला कारक क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ताप तथा दाब, है ना, ताप तथा दाब, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, कि दी गई दशाओं में पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो विपरीत, है ना, दो विपरीत कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कौन कौन से? तो पहला है अंतराकणीय बल, है ना, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, और दूसरा है क्या, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, है ना। भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? ये पहला तो है आपका ये अंतराकणीय बल, और दूसरा है तापीय ऊर्जा, ठीक ना। और इसके बारे में आगे डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, अगला पॉइंट, गैसीय अवस्था में अंतराकणुक, है ना, अंतराकणुक बल अनुपस्थित होते हैं, यानी कि नहीं होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। अनुपस्थित हो मतलब क्या, नहीं होते हैं। तथा प्रत्येक अणु या परमाणु स्वतंत्र भ्रमण कर सकता है, यानी कि करता है। सामान्य परिस्थितियों में अंतराकणुक बल बहुत दुर्बल होता है। यानी कि आप यहाँ पर नीचे फिगर में भी समझ सकते हैं कि गैसीय अवस्था, यानी कि गैस वाला अवस्था, जो ये वाला है फिगर आप देख रहे हैं, ये इसमें क्या है, अंतराकणुक बल अनुपस्थित होता है। यानी कि अंतर का जो अंदर, अंतराकणुक मतलब क्या, अंदर का जो बल होता है, ठीक है ना, खींचने का बल, खिंचाव बल जो है इसमें बहुत कम होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है, अनुपस्थित होता है। इसलिए इसमें जो है कोई भी अणु या परमाणु कहीं भी भ्रमण कर सकता है, ठीक ना, आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि समान परिस्थिति में उनका अनुबल क्या होते हैं, बहुत ही दुर्बल होता है, बहुत ही दुर्बल होता है। उसके बाद लिखा है अगला पॉइंट, ठीक ना, यानी कहने का अर्थ है उसके बाद क्या होगा, गैस के बाद क्या होगा, लिक्विड का होगा अंतराकणुक बल, उसके बाद क्या होगा, ये सॉलिड का, यानी कि सबसे कमजोर अंतराकणुक बल किसका होगा, गैस का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड यानी कि ठोस का, ठीक। जैसे जैसे इन बलों की शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे पदार्थ क्रमशः द्रव तथा ठोस अवस्था में प्राप्त करता है। वही बात जो हम यहाँ पर बताए हैं कि जैसे जैसे इसकी शक्ति बढ़ती है, बलों की शक्ति, यानी कि गैस से क्या होता है, द्रव, है ना, बल की शक्ति जैसे जैसे बढ़ता है क्या होता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, है ना, क्रमशः ऐसे होता है, द्रव तथा ठोस, द्रव बन जाता है उसके बाद ठोस बन जाता है, ठीक। इस प्रकार से अवस्था उसका क्या होता है, बदल जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाला कारक। उसी पॉइंट को अगला पॉइंट में और अच्छी तरह से समझिए, ठीक ना, इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ ये देखिए पॉइंट है, अंतराकणिकीय बलों की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है पदार्थ ठोस अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करता है। यहाँ भी देख सकते हैं जैसे जैसे इसमें क्या होता है, अंतराकणिकीय बलों की शक्ति बढ़ती है, पदार्थ क्या करता है, गैस से द्रव, द्रव से ठोस में बदलने लगता है, ठीक है, जिससे घटक इकाइयां की स्थानांतरित गति, ट्रांसलेटरी मोशन रुक जाती है। यानी कि इसका स्थानांतरीय गति, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने की शक्ति क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। जैसे ठोस अवस्था में बन जाता है उसका अंतरीय गति क्या होता है, रुक जाता है, ठीक ना। ठोस अवस्था में लेगा तो वो क्या होता है, मजबूत हो जाता है, रिजिड हो जाता है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आगे अगला पॉइंट है कि ताप ऊर्जा में वृद्धि होने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा कण गतिशील हो जाते हैं, जिससे पदार्थ द्रव या गैस अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करता है। कहने का अर्थ है जैसे कि आप एक बर्फ का टुकड़ा लीजिएगा, ठीक ना, उसको गर्म करिए, क्या होता है, वह द्रव की अवस्था ले लेता है, ठीक ना। द्रव से क्या होता है, वह धीरे धीरे भाप के माध्यम से, यानी कि गैस के रूप में वो क्या होता है, गैस बन के क्या होता है, वह अपना गति में आ जाता है, यानी कि गति प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए हम जो भी बात बोले हैं उसको हम फिगर से भी यहाँ पर समझाने का प्रयास किए हैं, फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो भी बात है यहाँ देखिए क्या लिखा है, अंतराकणीय बलों की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है पदार्थ ठोस अवस्था प्राप्त करने लगता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ से ये वाला फिगर है जो बात बोले हैं, ठीक ना, है ना, जिससे घटक इकाइयाँ के स्थानांतरीय गति ट्रांसलेटरी मोशन रुक जाती है। यानी कि जैसे ठोस अवस्था में आती है उसके क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन रुक जाती है, स्थानांतरीय गति रुक जाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, ये तो है पहला पॉइंट का ये वाला, ठीक है, इसका फिगर। और यहाँ पर जो है दूसरा है ये वाला, ये दूसरा पॉइंट है और इसका फिगर यहाँ पर हम समझाए। जैसे देखिए यहाँ पर ठोस की अवस्था में क्या लिए हैं, बर्फ लिए हैं। जैसे ही बर्फ को हम गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड यानी कि द्रव की अवस्था में बदल जाता है, यानी कि जल बन जाता है, ठीक ना। फिर जल को गर्म करते हैं तो क्या होता है, गैस अवस्था में आती है। गैस क्या होता है, वाष्प बन जाता है और गैस के रूप में क्या होता है, वह अपना क्या कहता है, गति में आ जाती है, यानी कि इधर उधर चलने लगती है, ठीक है। यही बात यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है, ताप ऊर्जा में है ना वृद्धि होने पे, यानी कि ताप दिए हैं क्या होता है, उससे गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, ठीक है, तथा कण अधिक गतिशील हो जाती है। क्या होता है कि कण जो है अधिक गतिशील हो जाती है, जिससे पदार्थ द्रव या गैस अवस्था में प्राप्त करने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या आगे आप यहाँ पर भी समझ सकते हो वही बात। अगला पॉइंट है, पॉइंट का नाम है प्लाज्मा। ये क्या होते हैं, प्लाज्मा आयनित गैस है जिससे आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अणु मूलक और आयनिक टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा क्या कहता है कि प्लाज्मा आयनित गैस है, ठीक, आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अणु मूलक और आयनिक टुकड़े होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है। गैस को अत्यधिक गर्म करने पर क्या होता है, गैस प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है, ठीक ना। गैस को हम अत्यधिक गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में भी बताए हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ठीक ना, इसको हम अत्यधिक गर्म करेंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने से बाहर निकालेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ सन है ना, सन है यानी कि सूर्य है, इसका देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो क्या होता है ना, हीलियम गैस और हाइड्रोजन है ना गैस के रूप में ये क्या होता है, इसमें से बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना। प्लाज्मा ये है इसका उदाहरण, ठीक। चलिए बहुत ही छोटा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका बीईसी, ठीक ना, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बीईसी याद रखिएगा। इसका जो है क्या है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बीईसी याद रखिएगा, ठीक ना। और ये क्या होते हैं, तो इसमें देखिए क्या होता है कि पदार्थ की एक अवस्था है, पदार्थ क्या है, पदार्थ की एक अवस्था है जो तब बनती है जब बोसॉन नामक है ना कणों को परम शून्य है ना, परम शून्य यानी कि 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस के करीब ठंडा किया था। यानी कि इतना तक माइनस में जब इतना ठंडा करेंगे 0 केल्विन तक या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक करीब ठंडा करेंगे, ठीक है ना, तब ये बीईसी बनता है, ठीक ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है कि शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं है ना, पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बने हो वह शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि ये शुद्ध पदार्थ का क्या है, ये क्या है कि शुद्ध, यहाँ पर लिख देते हैं आपको, शुद्ध पदार्थ क्या है, ठीक है, क्या है, इसका आंसर है शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से बने हो वह क्या कहता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं पानी है ना, पानी एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। आप कहीं से भी पानी लीजिएगा, ठीक ना, उसमें क्या पानी ही रहेगा, कोई अलग चीज नहीं रहेगा, ठीक ना। यानी कि पानी का जो क्या कहते हैं H2O है ना, जल, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना होता है। यानी कि पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक ना, और हाइड्रोजन के अनुपात से बनता है क्या, पानी बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहीं से भी आप लाइए, ठीक ना, ऑक्सीजन क्या होगा, वो शुद्ध पदार्थ होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं रहेगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, पानी है तो पानी ही रहेगा, ठीक ना, उसमें कोई भी मिलावट नहीं रहता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यह दो प्रकार का होता है, ठीक ना, ये दो प्रकार का होता है, एक तत्व और दूसरा यौगिक। यानी कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको फिगर में भी बताए थे। देखिए यहाँ पर आइए, हम फिगर में आपको दिखा देते हैं कि पदार्थ जो है, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आइए और ऊपर थोड़ा ग्राफ में आइए। हाँ देखिए, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। क्या है, तत्व और यौगिक। ठीक है, चलिए आगे हम दिखाते हैं, हम जहाँ पर थे वहाँ चलिए। तो देखिए शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हम यहाँ पर शुद्ध पदार्थ के बारे में हम बताए हैं ना, यहाँ पर शुद्ध पदार्थ, ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कहने का अर्थ शुद्ध पदार्थ के बारे में बता रहे हैं, इसके दो पार्ट हैं, ठीक ना। शुद्ध पदार्थ यह दो प्रकार का होता है, पहला है तत्व और दूसरा क्या है, यौगिक। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व के बारे में, ठीक ना। तत्व क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु तत्व कहलाते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, है ना, O2, यहाँ क्या लिखा है, O2 लिखा है, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, Fe यानी कि लोहा, ठीक ना। उसके बाद Cu, कॉपर, ETC, ये सभी क्या है ना, एक ही प्रकार के तत्व हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणु के तत्व हैं, ठीक है। यह तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, धातु और अधातु। तत्व भी कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और एक और है जिसका नाम है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक छूट गया है यहाँ पर टाइपिंग में, उपधातु। क्या होते हैं, उपधातु, ठीक है, याद रखिएगा। पहला हो गया धातु, दूसरा हो गया अधातु और तीसरा क्या है, उपधातु। ठीक, अब आगे देखिए यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक दो या दो से अधिक परमाणु को जब निश्चित अनुपात में जोड़कर नया पदार्थ बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाता है। ठीक ना, यौगिक का परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं कि जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं H2 प्लस O2 को बनाकर क्या बना है, H2O, ठीक ना। यानी कि दो प्रकार के, है ना, यहाँ सही समझिए, यौगिक दो या दो से अधिक परमाणु को जब निश्चित अनुपात में, यानी कि निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो नया पदार्थ क्या बना है, जल बना है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बना है, जल बना है, H2O बना है। ठीक है, और इसको बैलेंस किया गया है, यहाँ दो लगा के, यहाँ भी दो लगा कर, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करके, ठीक ना। उसी प्रकार से देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखे हैं H2O, C6, H12O6, है ना। तो यहाँ देखिए H2O यानी कि 2:1, इसमें कितना है ना, परमाणु, तो 2:1 है, और इसमें है 6, यहाँ 6 लिख दिए हैं, यहाँ कितना है 12, तो 12 है, और यहाँ 6 है, इसको काटेंगे तो 6 दूनी क्या होगा 12, यहाँ भी 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी कि 1 अनुपात, है ना, 1:2 और 2:1, इस प्रकार से ये, है ना, इक्वेशन बना है, समीकरण बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में समझिए। मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को जब, है ना, क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ठीक ना, मिश्रण, ठीक ना। जैसे कि आप देख सकते हैं चीनी, है ना, चीनी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, पानी भी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। जब दोनों को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, है ना, तो क्या बनते हैं, शरबत बनते हैं। यानी कि मिश्रण बन जाता है। किसका मिश्रण बन जाता है, चीनी और पानी का मिश्रण बन जाता है। ये क्या है, एक प्रकार का मिश्रण हो गया, शरबत। ठीक है, यहाँ आपको इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ क्या है, शुगर, यानी कि चीनी इसमें रखा हुआ है, ठीक, और प्लस में क्या है, इस गिलास में वाटर रखा है, यानी कि पानी रखा हुआ है, ठीक ना, आधा गिलास, और इसको क्या कहते हैं, दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इक्वल टू लगाकर क्या बना है, शुगर सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या बनेगा, शरबत, शुगर सॉल्यूशन बन गया है। ठीक ना, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका मिश्रण।
मिश्रण के भी दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा क्या है? विषमांगी मिश्रण। अब दोनों में अंतर क्या है, अब उसको डिटेल में समझिए, ठीक है, और फिगर के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है समांगी मिश्रण। इसका परिभाषा किस प्रकार से आप समझ सकते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर मिश्रण बनाने के बाद, है ना, दोनों पदार्थ अलग अलग नहीं दिखाई देते, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। कहने का अर्थ है जब हम कोई क्या करते हैं, पदार्थ को आपस में या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो वो क्या है, दोनों पदार्थ अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ऐसे कि हम पानी लेते हैं और क्या लेते हैं, चीनी लेते हैं, पानी और चीनी लेते हैं, ठीक है, तो दोनों को जब मिलाते हैं आपस में तो वो अलग अलग नहीं दिखाई देता है कि चीनी अलग है पानी अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक ना। जैसे कि नमक लेते हैं, और दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, नमक लेते हैं और पानी लेते हैं, जब उसको हम घोलते हैं मिलाते हैं, ठीक ना, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग, वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पानी और चीनी को घोला हुआ है तो अलग अलग दिखाई नहीं देता, सिर्फ आपको इसका क्या है, मिश्रण ही दिखाई दे पड़ता है, यानी कि पानी ही नजर आता है, और पानी के अंदर जो है जितने भी अंतरकणीय बल है उसमें क्या है, चीनी समाहित हो गया है, ठीक ना। और यहाँ भी देखिए नमक वाला उदाहरण दिए हैं, ये भी आप देखिए पानी और नमक को जब मिलाते हैं तो वो भी क्या होता है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक। आगे देखिए विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। मिश्रण बनाने के बाद, इसका भी समझिए, मिश्रण बनाने के बाद घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। जब भी हम इसका मिश्रण बनाएंगे विषमांगी मिश्रण का, तो उसका घटक जो है अलग अलग दिखाई पड़ेगा। कैसे? ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और हम आपको यहाँ उदाहरण में, या उदाहरण कहने का अर्थ है कि फिगर और इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बालू और पानी को मिश्रण, ठीक ना, बालू और पानी का मिश्रण, यहाँ पर ये फिगर से आप देख सकते हैं कि वाटर प्लस क्या है, सैंड, यानी कि वाटर का मतलब क्या, पानी, ये वाला जो हरा जैसा दिख रहा है वो क्या है, पानी, और नीचे में ये क्या कहते हैं, भूरा कलर का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या है आपका, है ना, ये क्या है आपका, ये वाला, ये क्या है आपका, बालू है, यानी कि सैंड है, ठीक ना, यानी कि अलग अलग दिखाई देता है। ये क्या होगा, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आगे होगा दोनों में अंतर क्या है ना, और इसका परिभाषा। अब आगे देखिए, आगे है आपका कुछ क्वेश्चन, है ना, यानी कि प्रश्न। प्रश्न है, यदि किसी ठोस पदार्थ की तापीय ऊर्जा में वृद्धि करें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ है उसको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर एनर्जी, यानी कि थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा देते हैं, तो क्या होता है, उसका उत्तर हम किस प्रकार से देंगे। तो देखिए उत्तर में लिखे हैं, यदि, है ना, लिखे हैं यदि किसी पदार्थ, है ना, ठोस पदार्थ की तापीय ऊर्जा में वृद्धि करते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। कहने का अर्थ है यदि किसी ठोस पदार्थ की तापीय ऊर्जा में वृद्धि करते हैं तो उसके कणों की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे कि जिससे ठोस क्या होता है, द्रव, द्रव क्या होते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। कहने का अर्थ है कि जो पदार्थ आपको ठोस रहेगा वो क्या बन जाएंगे, द्रव बन जाएंगे, अगर जो द्रव रहेंगे वो गैस अवस्था में हो जाएंगे, ठीक है, जब हम इसका तापीय ऊर्जा बढ़ाएंगे तब, ठीक है। यही आपको इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कोई भी प्रश्न में, कोई भी टॉपिक में डाउट नहीं रहेगा, ठीक। इस प्रकार से हम डिजाइन किए हैं, ठीक ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से तरल नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, निम्न में से तरल नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो इसमें कह रहा है तरल नहीं है, कि तरल नहीं है मतलब क्या, वो ना ही गैस होगा ना ही द्रव होगा, ठीक है, तरल का यही नहीं होता है अर्थ, यानी कि वो ठोस होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पानी, पानी क्या है, एक, है ना, द्रव है, तेल द्रव है, दूध भी द्रव्य है, ठीक है, यानी कि ये तीनों क्या है, तरल है। तो तरल नहीं है कौन,
तो वो है आपका साबुन। साबुन क्या हो जाते हैं? ठोस। ठीक है, यही आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है निम्न में भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। निम्न में भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करता है? तो ठीक है, इसका आंसर आपको है ना समझाते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर, तो आइए हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है कौन करता है? ए है कणों की मध्यम बल, बी है तापीय ऊर्जा, ठीक है, और सी है ए तथा बी दोनों, और डी है घर्षण ऊर्जा। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा आपके है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ठीक है, जो कि है ए तथा बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। ठीक ना, वो बीच का क्वेश्चन था। ठीक ना, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, ये निम्न में से बहने का गुण पाया जाता है। किसमें बहने का गुण पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन नंबर है ना, ए है द्रव, बी है गैस, और सी है ठोस, और डी है ए तथा बी दोनों। बताइए। तो इसमें आप इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आइए हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है कि आयतन फिक्स होता है, किसमें होता है? ठोस, द्रव, गैस, डी है ए तथा बी, यानी कि किसमें फिक्स होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी। ठीक ना, ठोस और द्रव क्या होता है? आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन गैस का नहीं होता है। ठीक है, चलिए आपका आंसर क्या होगा? डी हो गया इसका। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कणों के मध्य परबल परबल बल पाया जाता है, यानी कि परबल मीन्स दैट मजबूत बल किसमें होता है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, और डी प्लाज्मा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कणों के बीच बल नहीं पाया जाता है। कणों के बीच बल नहीं पाया जाता है किसमें? तो ए ठोस, बी द्रव, और सी गैस, और डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस। इसमें जो है इसके बीच में क्या होता है कि बल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कणों के बीच स्थान नहीं पाया जाता है। कणों के बीच में स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर क्या हो जाएगा कि आपके ऑप्शन नंबर ए है द्रव, बी है गैस, और सी है ठोस, और डी है सभी, यानी कि किसमें स्थान नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठोस। ठीक है, ठोस हो जाएंगे। इसके बीच में क्या होता है? स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण में अवयवों की अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। यानी कि ऐसा कौन सा मिश्रण है जिसमें जब हम उसको क्या करते हैं, मिश्रण करते हैं, पदार्थ को मिलाते हैं, तो उसका जो अवयव होगा यानी कि तत्व होंगे, ठीक ना, वो अलग अलग दिखाई नहीं देता है। तो वो कौन है? ए है यौगिक, बी है विषमांगी मिश्रण, सी है समांगी मिश्रण, और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? ठीक ना, तो कहता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण में अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। तो किस में? ध्यान रखिए, विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक उदाहरण में बताए थे कि बालू है ना, पानी पानी प्लस बालू, सैंड है ना, वाटर एंड
सैंड को मिलाते हैं तो क्या होता है, बालू जो है नीचे की ओर बैठ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये घड़ा है, ठीक है ना, इसमें पानी है, ठीक है ना, ये पानी है, और इसके जो इसमें हम जैसे हम बालू देते हैं, ठीक ना, बालू इसमें डालते हैं तो क्या होता है, बालू का कण जो है नीचे आ जाता है, ठीक ना, बालू का कण जो है क्या होता है, नीचे आकर बैठ जाता है, इस तली में बैठ जाता है, ठीक है, यानी कि आपको अलग अलग दिखाई दे सकता है, ठीक ना, बालू अलग दिखाई देता है और ये पानी अलग दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका अंतर आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया, देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण में अवयवों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, उसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें पूछा था कि देखा जा सकता है, इसमें नहीं देखा जा सकता है। कौन ऐसा है जिसमें नहीं देखा जा सकता है पदार्थ को अलग अलग। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर इसका छुपा रहता है। जैसे कि ए है नमक तथा पानी, बी है तेल तथा पानी, और सी है बालू तथा पानी, और डी है मिट्टी तथा पानी। ठीक है, तो देखिए 7वां का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, जब हम पानी और क्या कहते हैं नमक को एक साथ मिलाते हैं तो ये क्या होता है, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता है, एक साथ ही वो क्या होता है, पानी के रूप ले लेता है। ठीक है, यानी कि मिश्रण का रूप ले लेता है, पानी नहीं कहेंगे, क्या करेंगे, मिश्रण। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया। जैसे कि हम तेल तथा पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये पानी जो है, पानी के ऊपर तेल क्या होता है, तैरते रहता है, ये भी नहीं होगा। यानी कि बालू तथा पानी को मिलाते हैं तो बालू नीचे बैठ जाता है, पानी ठीक है ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। और डी है मिट्टी तथा पानी, इसमें भी मिट्टी पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी नीचे तली में बैठ जाएगा, ठीक है, कोई भी कंटेनर में रखेंगे तो, और पानी ऊपर चला आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर समझ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पदार्थ की भौतिक अवस्था के लिए उत्तरदायी है, यानी कि पदार्थ की भौतिक अवस्था के लिए उत्तरदायी कौन है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, बी है अंतरकणीय बल, और सी है ए तथा बी, और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो बताइए 8वां का आंसर क्या होगा, तो 8वां का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी। क्या हो जाएंगे, ए तथा बी। ठीक ना, पदार्थ की भौतिक अवस्था के लिए उत्तरदायी कौन है, तापीय ऊर्जा और अंतरकणीय बल। ठीक है, यही हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से पदार्थ की भौतिक अवस्था है, यानी कि इनमें से कौन है जो भौतिक अवस्था है, पदार्थ का भौतिक अवस्था कौन है। तो आपके ऑप्शन ए है ठोस, बी है द्रव, और सी है ए तथा बी दोनों, और डी है तत्व। तो आपको पता है कि भौतिक अवस्था, पदार्थ के मूल भौतिक अवस्था कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। इसमें 2 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, और ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और डी है तत्व। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है ए तथा बी दोनों। ठीक है, ए तथा बी दोनों, ठोस और द्रव क्या है, पदार्थ की भौतिक अवस्था है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु किसमें पाया जाता है ना, आपके ऑप्शन ए है यौगिक, ठीक ना, और ऑप्शन बी है तत्व, ऑप्शन सी है मिश्रण, और ऑप्शन डी है पदार्थ। ठीक है, तो 10वां का सही उत्तर क्या होगा, एक ही प्रकार के परमाणु किसमें पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्व। तत्व एक ऐसा है ना परमाणु है जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुआ। ठीक, तो बताइए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक ना। वीडियो है ना पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। चैनल पर नए आए होंगे तो ठीक ना, अपने दोस्तों के पास भी इसको क्या करना है, भेज देना है, शेयर कर देना है, ताकि वो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से है ना पढ़ सकें, कुछ लाभ उठा सकें चैनल के माध्यम से। ठीक है, इसमें हर एक प्रकार के वीडियो आपको एजुकेशन से रिलेटेड मिलते रहेगा, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, नेक्स्ट है ना लेक्चर नंबर 3 की और जाएंगे, ठीक ना, अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।